हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने विटामिन डी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, कार्य पढ़ा, विशेषता पढ़ा और आज हम इस वीडियो में विटामिन डी की कमी का प्रभाव पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पौष्टिक तत्वों का अध्ययन स्टार्ट किया था। पौष्टिक तत्व कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम विटामिन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी होता है, उसे हमने पढ़ लिया है। अब हम वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विटामिन ए पढ़ लिए और डी हम पढ़ रहे हैं। विटामिन डी की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है उसे आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो मेनली 5 रोग आपको दिखाई देंगे। पहला होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। दूसरा होता है टिटैनी। तीसरा होता है दांतों का सड़ना, ठीक है। और चौथा होता है अस्थि मृदुलता, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और पांचवा है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एक एक का करके हम अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे किस में कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक। यहाँ से प्रश्न कैसे करता है, इतना भी इम्पॉर्टेंट है आपका। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो प्रश्न पूछा जाता है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। टिटैनी कब होता है? विटामिन डी की कमी से। दांतों का सड़ना, जो खुरदरा वगैरह हो जाता है दांतों में, वो कैसे होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। हमारी हड्डियां कमज़ोर कैसे हो जाती हैं, कब हो जाती हैं, किसकी कमी से हो जाती हैं? तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं विटामिन डी की कमी से, जिसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। एक एक के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिकेट्स के विषय में पढ़ेंगे स्टूडेंट। रिकेट्स क्या होता है? तो रिकेट्स विटामिन D3 की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है। बच्चे जो होते हैं वो 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक के बच्चों में ज़्यादातर यह देखा गया है, जिसमें बच्चे का पैर जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है। बच्चे का जो पैर है वो कैसा हो जाएगा? टेढ़ा हो जाता है, जिसे हम बो लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बो लेग कहते हैं। इसके साथ ही साथ खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो बेडौल हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डियां भी मुड़ जाती हैं, जिससे कि पीठ पे कुबड़ निकल आते हैं, ठीक है। देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो पैर है देख रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, देखिए पैर थोड़ा सा धनुषाकार टेढ़ा हो गया है। यहाँ देखिए आपका सीधा होता है पैर, है ना, लेकिन जब बो लेग हो जाएगा तो पैर इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से। जो दोनों ठुनियाँ हैं आपस में मिलने लगेंगी, इस तरह से धनुषाकार पैर हो जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बो लेग कहते हैं। ये क्या है? रिकेट्स के लक्षण हैं, इसी को क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं, ठीक। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए स्टूडेंट, देख रहे हैं पैर ना, ये क्या है? बो लेग है। कब होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बो लेग हो जाता है। जो हड्डियां होती हैं पैर की वो टेढ़ी हो जाती है, इस तरह से धनुषाकार हो जाती हैं। ये क्वेश्चन किया गया है, देखिए ये भी बो लेग है, देख रहे हैं आपस में सट गए हैं और इधर जो है काफ़ी अंतर हो गया है। प्रश्न किया जाता है बो लेग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। इसके साथ ही स्टूडेंट विटामिन डी की कमी से कार्नियो ट्यूब हो जाता है। इसमें कपाल का जो तलवा होता है वो मुलायम ही रह जाता है, वो मैच्योर नहीं हो पाता है। इसके बाद है हाइट कम हो जाती है, लगभग 3-4 फीट तक होती है, ठीक है। ये रिकेट्स के अंतर्गत आता है, ठीक। और फिर नेक्स्ट है हमारा टिटैनी। टिटैनी रोग क्या होता है? ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। टिटैनी में क्या होता है कि जब शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस, जब हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का चयापचय जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है तो हमारी मांसपेशियों में बहुत तीव्र गति से दर्द होता है। उसी दर्द को हम क्या कहते हैं? टिटैनी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाथ पैर के जो जोड़ हैं उसमें तीव्र दर्द होगा,
बहुत तीव्र दर्द होगा, पीड़ादायक होगा और वो ऐंठने लगती हैं और व्यक्ति धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। ये देखिए स्टूडेंट, ये हाथ पैर की जो हड्डियां हैं, इस मांसपेशियों में क्या हो रहा है, ऐंठन हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, ऐंठन हो रहा है। ये क्या है, टिटैनी है। ठीक है, तो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये देखिए ऐंठन हो रही है, इस तरह से ये हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, टिटैनी रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट हमारा दांतों का सड़ना। हमारे दांतों में खोड़रा हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। वो कैसे होता है, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन डी की जब हमारे शरीर में कमी होती है, तब दांतों का जो एनामेल होता है, उसमें का जो डेंटिल भाग होता है, उसमें कैल्शियम फास्फोरस का जमाव नहीं हो पाता है, जिससे कि दांतों में क्या हो जाते हैं, खोड़र हो जाता है और दांत छोटे एवं विकृत हो जाते हैं। ठीक है, दरअसल में देखिए जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, मेनली इनका कार्य होता है हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस के कार्य करने में विटामिन डी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम फास्फोरस अपना सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमारी हड्डियां और दांतें दोनों प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसके बाद है अस्थि मृदुता, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। देखिए वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, जिसे हम हड्डी का रोग कहते हैं, यह विशेष रूप से गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को अधिक होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, वो भी किसमें, वयस्कों में, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। और विशेष रूप से जो महिला गर्भवती होती है, जो धात्री महिला होती है, उसमें ये अधिक देखने को मिलता है। इसमें जो होता है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों से आवाज़ आता है नॉट नॉट का। ठीक है, खट खट की आवाज़ आती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जैसे आप खड़े हुए तो जैसे ही खड़े होंगे वैसे आपके हड्डियों से आवाज़ आएगी खट खट की। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक, अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये वृद्धों में होता है। वृद्धों की हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, कुरकुरी हो जाती हैं और जरा सा चोट लगने पर टूट भी जाती हैं। इसलिए वृद्धों की देखभाल की अधिक आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो वृद्धों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो ये जान लीजिए कि विटामिन डी का जो मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी से हमें सबसे अच्छी मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों को जब जैतून का और चाहे जैतून का या सरसों का तेल उनके बॉडी में लगा करके उनको धूप में लिटा दिया जाता है, सुला दिया जाता है, तो उसके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही मांसाहारी भोज्य पदार्थ, जिसमें कि मछली विशेष रूप से आती है, लिवर ऑयल, शार्क मछली, कार्ड लिवर मछली, सेल्फोना, हेरिंग मछली, इन सभी से विटामिन डी अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ दूध, मक्खन, अनाज से भी कुछ मात्रा में हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। स्टूडेंट, इस तरह से हमारा विटामिन डी आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये भी जान लीजिए कि वैसे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी तो देखा गया, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता भी हो जाती है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता हो जाती है तो भी हमें परेशानी होती है। हमने बताया है आपको, किसी भी पौष्टिक तत्व की अधिकता हो या कमी, दोनों हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, दोनों हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता हो जाती है तो हमें भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहेगा, बेचैनी रहेगी और थायराइड हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण भी अधिक होने लगता है, जिससे हड्डियां
मुड़ती नहीं है, कड़ी हो जाती हैं और कड़ी हो जाती हैं, जिससे कि हमें गठिया रोग हो जाता है। जहाँ जहाँ हड्डी का जुड़ाव है वहाँ से मुड़ती है ना, जैसे घुटने की हड्डी हुई है ना, कलाई की हड्डी है। लेकिन जब हमारे शरीर में विटामिन डी की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, ये मुड़ेंगी नहीं, कड़ी हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा। गठिया रोग क्या होता है, जहाँ जहाँ जुड़ाव है हमारी हड्डियों का वहाँ वहाँ गांठ जैसे बन जाता है और मोड़ने में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक दर्द होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊँ आपको इसका पाचन, विटामिन डी का जो पाचन होता है, जो अवशोषण होता है, ये छोटी आंत में अवशोषण होता है। इसका किसमें अवशोषण होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, और यह मल के साथ हमारे शरीर से विसर्जित हो जाता है, मल के साथ हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाता है। तो इस तरह से ये विटामिन डी का चैप्टर रहा। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का हम यहाँ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्टूडेंट। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसके साथ हम इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। हमने आपको बताया विटामिन ई, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये कैसी विटामिन है, जो वसा में घुलनशील है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, तो सारे नाम को हम यहाँ लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर नाम पूछा जाता है। जैसे विटामिन ई को बाझपन रोधी विटामिन कहते हैं। बाझपन रोधी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रजनन में सहायक होता है, इसीलिए हम इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में विटामिन ई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए हम इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊं इसकी आपको, तो 1922 में इवांस तथा बिशप ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि चूहों के शरीर में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें एक ऐसे तत्व की आवश्यकता होती है जिससे कि वे प्रजनन क्रिया आसानी से कर सके। प्रजनन का मतलब आप समझ रहे हैं, बच्चे को जन्म देने की क्रिया। ठीक है, तो पहले चूहों पे प्रयोग किया, किसने, इवांस और बिशप ने किया था 1922 में। तब उन्होंने ये निकाला निष्कर्ष कि अगर चूहे के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो बच्चे को जन्म देने में अक्षम हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1924 में वैज्ञानिक शूर ने इसे बाध्यता प्रतिरोधक पदार्थ कहा और विटामिन ई की कमी से नर व मादा दोनों में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। इन्होंने क्या कहा, 1924 में इन्होंने भी जब रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि जब चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी के शरीर में विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो वह प्रजनन क्रिया में सक्षम नहीं रहेगा। ठीक है, प्रजनन से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके बाद 1936 में इवांस तथा उनके साथियों ने अध्ययन किया और विटामिन ई के भिन्न यौगिकों को अलग किया, जिनका नाम उन्होंने अल्फा तथा बीटा टोकोफेरॉल रख दिया। 1936 में इवांस ने और उनके साथियों ने खोज किया और इसका नाम क्या रख दिया, अल्फा तथा बीटा टोकोफेरॉल रखा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से विटामिन ई का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। अभी तो हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ी सी इसके इतिहास के विषय में हमने आपको बताया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो अभी कंपलसरी पेपर है ग्रेजुएशन में, वहाँ से पूछा था कि विटामिन ई की खोज कब हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, तो इवांस ने की थी। यहाँ आप देख रहे हैं इवांस और बिशप ने की थी 1922 में। ठीक है, किस पे प्रयोग किया गया था, तो चूहों पर प्रयोग किया गया था। इस तरह से स्टूडेंट हमारा विटामिन ई का इंट्रोडक्शन रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन डी के कार्य पढ़ेंगे, प्राप्ति के स्रोत, उनकी विशेषताएं और उनकी विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी रोग होती हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। रोग के विषय में तो हमने यहाँ सीधे ही बता दिया कि प्रजनन, जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो प्रजनन क्षमता का ह्रास होगा, प्रजनन क्रिया नहीं होगी। ब्यूटी विटामिन है, स्किन खराब होगा। अगर विटामिन ई की कमी हो गई तो एज से ज़्यादा व्यक्ति दिखने लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल।
आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।